हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अंदर हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर, जो कि है एनर्जी कंजर्वेशन एंड इसी एक्ट एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स को करा दिया था, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक को मैंने आपको कंप्लीट कराया था, ध्यान से देखेंगे। इसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक कंप्लीट कराए थे, जो थे इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। एनर्जी इफिशियंसी एंड इट्स नीड, ठीक है, यानी कि ऊर्जा दक्षता क्या होता है और इन तीनों की हमें आवश्यकता क्यों है, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी इफिशियंसी की आवश्यकता क्यों है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। दूसरा सब टॉपिक था इसमें साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद मैंने आपको कंप्लीट कराया था द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010, ये भी मैंने आपको कंप्लीट कराया था। एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये भी मैंने आपको कंप्लीट कराया था। उसके बाद मैं आपको करा रहा था प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है केंद्र लेवल पे और स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, वो मैं आपको बता रहा था। जिसमें से केंद्र लेवल पे मैं आपको बता रहा था BEE, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये मैं आपको करा रहा था। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको क्या बताया था मैंने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, यानी कि केंद्र स्तरीय संगठन, केंद्र लेवल पे संगठन काम कौन सा करता है, BE काम करता है, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी काम करता है केंद्र स्तर पर। ठीक है, अगर बात करें BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1 मार्च 2002 में। कब हुआ था, 1 मार्च 2002 में इसकी स्थापना हुआ था। मैंने आपको बताया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब आया, 1 मार्च, सॉरी मार्च जो है मार्च 2001 में आया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया BEE की स्थापना कब हुई, मार्च 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था यह ऊर्जा से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ऊर्जा से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी आती हैं, ठीक है, और उसको और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, यानी कि उसके जो भी कार्यक्रम है, यानी कि जो भी प्रोग्राम है उसको कराने के लिए, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, BEE जिम्मेदार है, यानी कि सारा इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है, नीतियों से संबंधित, यानी कि एनर्जी से पॉलिसी से रिलेटेड और उसके प्रोग्राम से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, तो BEE करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, वही चीज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू एनर्जी, ये चीज मैंने आपको करा दिया था। फिर आपका लास्ट तीसरा पॉइंट कौन सा था, यह ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के कार्यान्वयन का समन्वय भी करता है। इसका क्या मतलब था कि यह जो ऊर्जा संरक्षण है, यानी कि जो एनर्जी का कंजर्वेशन है, जितनी की भी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, किससे रिलेटेड एक्टिविटीज, कार्यान्वयन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है, BEE का, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की तीव्रता को कम करना है, यानी कि ऊर्जा की तीव्रता की जो डिमांड है, ऊर्जा की जो डिमांड है उस डिमांड को कम करना है। कम कौन करेगा, BEE करेगा। किस तरह से कम करेगा, ऊर्जा को मैनेज करके, ऊर्जा को इफिशियंसी को बढ़ा करके और ऊर्जा को कन्वर्जन करके, कंजर्वेशन करके, यानी कि उसका संरक्षण करके ऊर्जा की जो डिमांड की तीव्रता है उसको कम करेगा। और भारतीय अवस्था में जो ऊर्जा की तीव्रता है उसको कम करने का काम कौन करेगा, प्राथमिक उद्देश्य किसका है, तो BEE का है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, अब बात करेंगे BEE की शक्तियां और कार्य, यानी कि इसके पावर क्या हैं, BEE के पावर क्या हैं और इसके कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं, इस चीज को समझेंगे। ध्यान से देखेंगे, केंद्र सरकार को प्रक्रियाओं और ऊर्जा खपत मानकों को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक मानदंडों की सिफारिश करना, यानी कि दो, यह रिकमेंड करता है। रिकमेंड क्या करता है, केंद्र सरकार को रिकमेंड करता है। किसे रिकमेंड करता है, केंद्र सरकार को रिकमेंड करता है। किस चीज के बारे में रिकमेंड करता है, तो जो ऊर्जा की खपत है, ठीक है, ऊर्जा की खपत के जो मानक हैं, यानी कि जो इसके फॉर्म्स हैं और जो प्रक्रियाएं हैं, इसका जो प्रोसेस है, यानी कि जो इसका प्रोसीजर है, तो इसके बारे में रिकमेंड कौन करता है, BEE करता है। किसे रिकमेंड करता है, तो केंद्र सरकार को रिकमेंड करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। केंद्र सरकार को प्रोसीजर और एनर्जी कंजप्शन के जो फॉर्म्स हैं उसको नोटिफाई करने के लिए आवश्यक मानदंड जो हैं, आवश्यक मानदंड का रिकमेंड कौन करता है, तो BEE करता है। किससे करता है, तो केंद्र सरकार के करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, यानी कि टू रिकमेंडेड
टू रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार को रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है नेसेसरी फॉर्म्स फॉर नोटिफाइंग प्रोसीजर, यानी कि जो है प्रक्रियाओं को और जो उसके मानक हैं उसको नेसेसरी नॉर्म्स है, जो मानक हैं उसको प्रोसीजर को किसको नोटिफाई करता है, सरकार को नोटिफाई करता है, यानी कि सरकार को अधिसूचित करता है। एंड एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, यानी कि उसके मानकों को, यानी कि प्रक्रिया जो होता है, यानी कि जो प्रोसीजर है और ऊर्जा के जो खपत के मानक है, यानी कि एनर्जी कंजप्शन के जो फॉर्म्स हैं उसको नोटिफाई करने के लिए आवश्यक मानदंड की सिफारिश करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना, ठीक है, यानी कि ऊर्जा बचत पत्र जारी करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जितना आपका डिमांड है एनर्जी का, अगर आप उससे कम ऊर्जा यूज कर रहे हैं तो केंद्र सरकार द्वारा क्या जारी किया जाता है, एनर्जी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ठीक है। तो उस जो एनर्जी कंजर्वेशन जो सर्टिफिकेट जारी होगा, प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सिफारिश कौन करेगा, तो सिफारिश करेगा BEE। किससे सिफारिश करेगा, केंद्र सरकार से सिफारिश करेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना, यानी कि टू रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इशू ऑफ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तीसरा पॉइंट है उपकरणों और उपकरणों के मानक और लेबल तैयार करना, यानी कि कहना क्या है कि जो उपकरण है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके उपकरणों के मानक तैयार करना, यानी कि इक्विपमेंट तैयार करना और लेबल तैयार करने का काम किसका होता है, BEE का कार्य होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उसके मानक तैयार करने का काम, यानी कि उसके स्टैंडर्ड तैयार करने का काम कौन करता है, इसका स्टैंडर्ड और लेबल तैयार करने का काम करता है BEE, ठीक है। स्टैंडर्ड और लेबल क्या होते हैं मैं आपको अभी आने वाले टॉपिक में बताऊंगा, जिसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा मानक क्या होता है, लेबल क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये मान के चलिए कि उपकरण, यानी कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यानी कि मानक और लेबल तैयार करना किसका काम होता है, BEE का काम होता है, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ध्यान देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नामित उपभोक्ताओं की सूची तैयार करना। मैंने आपको बताया था जो एक्ट आया 2001 का एक्ट आया, उसमें धारा 14 के तहत जो रजिस्टर्ड यूजर हैं, ठीक है, जो यानी कि जो नामित उपभोक्ताओं का नाम किसे मिलता है, धारा 14 के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। किसका नाम मिलता है, नामित उपभोक्ता का नाम मिलता है, यानी कि किसका नाम मिलता है, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर का नाम मिलता है। तो नामित उपभोक्ताओं की सूची तैयार कौन करेगा, लिस्ट कौन बनाएगा, तो BEE बनाएगा, ठीक है। केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियों के समन्वय से प्रचार गतिविधियों को शुरू करना, यानी कि प्रचार भी करता है, प्रचार कौन करेगा, प्रचार करेगा BEE। किसके सहयोग से करेगा, केंद्र सरकार और राज्य स्तर की जो एजेंसियां हैं, यानी कि केंद्र स्तर पे, केंद्र लेवल पे जो एजेंसी है और जो स्टेट लेवल पे एजेंसी है, उनके समन्वय यानी कि सहयोग से प्रचार गतिविधि को शुरू करना है, यानी कि प्रचार कौन करेगा, BEE करेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि टू अंडरटेक प्रमोशनल एक्टिविटीज इन कोऑर्डिनेशन विथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एजेंसी, यानी कि जो सेंट्रल लेवल की एजेंसी है और स्टेट लेवल की एजेंसी है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ जो है प्रचार कौन कराएगा, वो प्रचार कराएगा BEE, ठीक है। ये भी एक कार्य है किसका, BEE का कार्य है। ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा सेवा कंपनियां का विकास करना, यानी कि जितनी भी ऊर्जा सेवा कंपनी है, यानी कि जितनी भी ऊर्जा देने वाली कंपनी है, ऊर्जा बनाने वाली कंपनी है, उसका डेवलपमेंट करने का कार्य किसका रहता है, तो BEE का कार्य रहता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी सर्विस कंपनीज, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखेंगे, एनर्जी सर्विस कंपनीज को डेवलपमेंट यानी विकास का कार्य करना किसका काम है, BEE का काम है। अगर बात करें ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को बदलना, यानी कि एनर्जी इफिशियंसी के लिए बाजार को बदलना, इसका क्या मतलब है समझेंगे। मैंने आपको बोला कि जो ट्रेडिशनल एनर्जी है आपका, जितने भी ट्रेडिशनल इक्विपमेंट हो गए या फिर इंस्ट्रूमेंट हो गए या फिर डिवाइस हो गए, उसको बदल करके आपका एनर्जी इफिशियंसी जो डिवाइस है उसको लाना किसका काम है, मार्केट में उसको लाना किसका काम है, BEE का काम है, यानी कि ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग द मार्केट फॉर एनर्जी इफिशियंसी किसका काम है, ये BEE का काम है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको सारे समझ में आ गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि 100 वाट की आप बल्ब की जगह क्या यूज करते हैं, आप LED आप CFL यूज करते हैं, ठीक है। तो CFL यूज करते हैं जिसमें 100 वाट की जगह आप 9 से 12 वाट यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब 9 से 12 वाट या फिर मैक्सिमम आप कितना यूज करते हैं, 30 वाट 32 वाट यूज करते हैं, तो उस कंपनी, यानी कि अगर हम बचत की बात करें तो 1/4 आपका बचत हो जाता है, तो उस बाजार को बदलने की बात कर रहा है, यानी कि उसके लिए एनर्जी इफिशियंसी की बात कर रहा है, एनर्जी इफिशियंसी की दक्षता के लिए बाजार को बदलने का काम किसका है, तो BEE का काम है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। पहले बात किया मैंने आपसे बीडब्ल्यू का, जो कि था केंद्रीय लेवल पे, यानी कि वो था सेंट्रल लेवल पे आपके। अब बात करते हैं स्टेट लेवल पे कौन सी एजेंसी है। स्टेट लेवल पे काम करती एजेंसी का नाम है उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, यानी कि यूपी नेडा। नाम क्या है? यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सी एजेंसी काम करती है? स्टेट लेवल पे यूपी नेडा काम करती है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बात करें यूपी नेडा की स्थापना कब हुई थी, तो अप्रैल 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी, पहले नाम क्या था ध्यान से रखेंगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी बनाई। ठीक है, यानी कि NEDA बनाया, यानी कि नॉन कॉन्वेंशनल। ठीक है, क्या था? गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है, एजेंसी किसने बनाई? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई। कब बनाई? अप्रैल 1983 में इसकी स्थापना किया गया उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। बाद में संस्थान का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश नवीन और, यानी कि उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, यानी कि यूपी नेडा कर दिया गया। मैंने आपसे क्या बताया कि सबसे पहले अप्रैल 1983 में एक एजेंसी की स्थापना हुई। एजेंसी का नाम क्या था? गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी। बाद में इस एजेंसी का नाम बदल करके कर दिया गया उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, यानी कि यूपी नेडा कर दिया गया। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यही चीज इंग्लिश में लिखा है, ध्यान से देखेंगे। इन अप्रैल 1983, यानी कि अप्रैल 1983 में द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्रिएटेड द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि एक एजेंसी क्रिएट किया। एजेंसी का नाम क्या था? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि नेडा। ठीक है, अंडर द डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल एनर्जी सोर्सेज एज एन ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, यानी कि जो है स्वायत्त, मैंने आपको बताया स्वायत्त संस्था के रूप में जो है इसने जो है अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत जो है, विभाग कौन सा था? अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत जो है इसने इस एजेंसी की स्थापना किया था। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। लेटर, यानी कि बाद में, लाटर इसने क्या किया? बाद में द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट was changed to उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि यूपी नेडा इसका कर दिया गया। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो आपका टॉपिक बचा था, यानी कि मैंने आपको बताया ये जो आपका टॉपिक बचा था, ये वाला टॉपिक कौन सा था आपका? प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब कौन सा टॉपिक बचा है आपका? ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका बचा हुआ ये टॉपिक, इसमें क्या पढ़ेंगे आप? स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, यानी कि स्टैंडर्ड क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग क्या होता है, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता क्यों है या जरूरी क्यों है, एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग, यानी कि स्टार रेटिंग के लिए कितने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होता है, यानी कि मानक क्या होते हैं। ध्यान से देखेंगे। अगर बात करें मानक और लेवलिंग की, किसकी बात करेंगे? स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो इसमें सबसे पहले क्या जानेंगे आप? मानक और लेवलिंग जो है BEE, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की एक प्रमुख योजना है। यह किसके अंतर्गत आता है? यानी कि अगर बात करें मानक और लेवलिंग क्या है, तो जो BEE संस्था स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी? मार्च 2002 में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो यह क्या है? इसकी एक प्रकार की योजना है। कौन सी योजना है? मानक और लेवलिंग, यानी कि स्टैंडर्ड और लेवलिंग जो है BEE की, यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान से देखेंगे। अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या है? किसका मुख्य कार्य? हम बात कर रहे हैं BEE का मुख्य कार्य। BEE का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है, यानी कि एनर्जी इफिशियंसी में गुणवत्ता लाना है, एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाना है। किसका काम है? BEE का काम है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, यानी कि ये क्या है? यह जो है एक तरह की एक प्रमुख योजना है। किसकी योजना है? BEE की प्रमुख योजना है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू इम्प्रूव एनर्जी इफिशियंसी, इसका मुख्य कार्य है एनर्जी इफिशियंसी, यानी कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। अब बात करेंगे मानक क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड क्या होता है, मानक क्या होते हैं। ध्यान से देखेंगे।
अगर बात करें स्टैंडर्ड की, तो मानक ऐसी प्रक्रियाएं एवं नियम होते हैं जो किसी विद्युत उपकरण की ऊर्जा दक्षता को प्रदर्शित करता है। यानी कि मानक क्या होता है? मानक एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि ऐसा प्रोसेस एंड लॉ है, यानी कि नियम है। क्या है ये? मानक जो है एक ऐसा प्रोसीजर है और एक ऐसा नियम है जो क्या करता है? किसी विद्युत उपकरण की ऊर्जा दक्षता को प्रदर्शित करता है। यानी कि मानक का काम क्या है? मानक का काम, यानी कि अगर बात करें स्टैंडर्ड का काम क्या है? ऊर्जा दक्षता को प्रदर्शित करना। ऊर्जा जो दक्षता है यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी को प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना किसका काम है? ये मानक का काम है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि ऊर्जा दक्षता को प्रदर्शित करना किसका काम है? तो ये मानक का काम है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यदि उपकरण के निर्माण में निर्धारित प्रक्रियाओं एवं नियमों का पालन नहीं किया गया है तो वह उपकरण मानकों के अनुरूप नहीं है। इसका मतलब क्या है? यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो सेट ऑफ रूल्स है, जो सेट ऑफ प्रोसीजर है, अगर वो किसी भी उपकरण के लिए, मान लीजिए मैंने एक उपकरण बनाया, मान लीजिए मैंने एक उपकरण बनाया मेरे दोस्त, मैंने एक उपकरण बनाया। अब इसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स थे, जो सेट ऑफ रूल्स थे और उसके साथ में जो प्रोसीजर थे उसको फॉलो नहीं किया मैंने। क्या किया? उसको फॉलो नहीं किया मैंने। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इसका जो एनर्जी एफिशिएंसी है, यानी कि जो मेरा उपकरण है, जो मेरा उपकरण का क्या है? ऊर्जा दक्षता है, ऊर्जा दक्षता है, एनर्जी एफिशिएंसी है, वो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा कम होगा। क्या होगा? ये कम होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे कि मानक ऐसी प्रक्रिया एवं नियम होते हैं जो किसी विद्युत उपकरण की ऊर्जा दक्षता को प्रदर्शित करता है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी को प्रदर्शित करता है किसी उपकरण की। यदि उपकरण के निर्माण में निर्धारित प्रक्रियाओं एवं नियमों का पालन नहीं किया गया है, यानी कि जो इसमें रूल थे, जो प्रोसीजर थे, उसको पालन नहीं किया गया, तो वह उपकरण मानकों के अनुरूप नहीं है, यानी कि वो स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं है। तो स्टैंडर्ड के क्या है? स्टैंडर्ड के जस्ट विपरीत होगा वो। और जब वो स्टैंडर्ड के विपरीत होगा तो इसका मतलब होगा कि अतः उस उपकरण की ऊर्जा दक्षता भी कम होगी, यानी कि उसका एनर्जी एफिशिएंसी क्या होगा? उसका एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मानक क्या होते हैं, मानक आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे आगे। अब यही चीज़ आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड्स आर प्रोसीजर एंड रेगुलेशंस। यानी कि स्टैंडर्ड क्या होते हैं? प्रोसीजर होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, यानी कि नियम होते हैं, एंड दैट डेमोस्ट्रेट, जो बताते हैं क्या? द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लियंस। क्या बताता है? जो डेमोस्ट्रेट करता है एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लियंस, यानी कि जो आपका विद्युत उपकरण है उसका ऊर्जा दक्षता को प्रदर्शित करने का काम, डेमोस्ट्रेट यानी कि प्रदर्शित करने का काम किसका होता है? वो होता है किसका? स्टैंडर्ड का। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद क्या है? इफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड रूल्स आर नॉट फॉलोइंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि उस इक्विपमेंट को बनाने में जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर और रूल्स थे अगर वो फॉलो नहीं किए गए हैं, देन दैट इक्विपमेंट इज नॉट इन कन्फॉर्मिटी विथ द स्टैंडर्ड्स, यानी कि उस मानक का जो वो था, मानक की जो क्षमता थी, मानक का जो निर्धारण किया गया था प्रोसीजर, उससे क्या होगा? उसके अनुरूप नहीं होगा। उसके अनुरूप नहीं होगा तो क्या होगा? हेंस यानी किया था द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ दैट डिवाइस विल आल्सो बी लेस, यानी कि जो उस डिवाइस की एनर्जी इफिशियंसी होगी बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे लेबलिंग क्या होता है, यानी कि अब मानक समझ चुके हैं आप, अब समझेंगे लेबलिंग क्या होता है। लेबल क्या होता है समझेंगे। किसी विद्युत उपकरण की ऊर्जा दक्षता को प्रदर्शित करने वाले स्टिकर को लेबल कहते हैं। यानी कि मैंने एक डिवाइस बना दिया, ठीक है, मैंने एक उपकरण तैयार करके रख दिया मेरे दोस्त, एक उपकरण तैयार किया जिसमें क्या किया मैंने? रूल्स भी फॉलो किए और प्रोसीजर भी फॉलो किया। क्या किया? रूल्स भी फॉलो किया, प्रोसीजर भी फॉलो किया इस डिवाइस में। तो अब क्या करेंगे? लेबलिंग, यानी कि इस पर हम स्टिकर चिपका देंगे, यानी कि उस डिवाइस पे क्या करेंगे? एक स्टिकर चिपका देंगे। जब स्टिकर चिपका देंगे इस डिवाइस में, उसी को कहते हैं लेबलिंग, यानी कि लेबल चिपका दिया हमने। क्या कर दिया? लेबल चिपका दिया, लेबलिंग चिपका दिया। ठीक है, यानी कि किसी विद्युत उपकरण की ऊर्जा दक्षता को प्रदर्शित करने वाले स्टिकर को हम लेबल कहते हैं। किसी विद्युत उपकरण में लेबल लगाने की प्रक्रिया लेबलिंग कहलाती है, यानी कि जो लेबल लगाते हैं उसको कहा जाता है लेबलिंग। ठीक है, यानी कि जो हमने स्टिकर लगाया उसको कहते हैं लेबल, और जो हमने लगाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो प्रोसीजर होता है लगाने का, उसको कहते हैं लेबलिंग। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लेबलिंग कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है।
किसी विद्युत उपकरण की ऊर्जा खपत की सूचना देने वाले स्टिकर को लेबल कहते हैं। यानी कि अब ये क्या करेंगे, हमने स्टिकर चिपका दिया, किस चीज़ का स्टिकर है, ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा। ये जो स्टिकर है मेरे दोस्त क्या देगा, हमें इन्फॉर्मेशन देगा। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ का देगा मेरे दोस्त, ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की देगा, इन्फॉर्मेशन हमें देगा किसकी, एनर्जी इफिशियंसी कितनी है। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ का देगा, ये जो उपकरण हमने बनाया है इसकी एनर्जी इफिशियंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है। कहने का क्या मतलब है कि एक साल में, यानी कि एक साल में ये जो उपकरण है हमारा, ये कितने यूनिट बिजली का कंजप्शन करेगा। मान लीजिए मैंने उपकरण बनाया, ये 700 यूनिट, यानी कि अगर बात करें 700 यूनिट पर ईयर का कंजप्शन कर रहा है। ये इस तरह से क्या होता है मेरे दोस्त, इस तरह से ये जो है इस पे लिखा हुआ होता है, किसमें, स्टिकर पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। लेवल में ऊर्जा दक्षता को प्रदर्शित करने के लिए स्टार रेटिंग की जाती है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया कि स्टिकर में ये सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की, तो एनर्जी की इफिशियंसी उसमें लगाया हुआ होता है। साथ में और क्या रहते हैं, साथ में स्टार बने हुए होते हैं। स्टार बने हुए होते हैं, साथ में क्या बने हुए होते हैं, साथ में स्टार बने हुए होते हैं। स्टार रेटिंग की जाती है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है स्टार रेटिंग, यानी कि प्रोडक्ट हमारा कितना एनर्जी इफिशियंसी है, यानी कि इसकी एनर्जी इफिशियंसी कितनी है, क्या ये एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है, एनर्जी कंजप्शन कम कर रहा है, ये हम बताते हैं स्टार रेटिंग के द्वारा। ठीक है, अब आगे समझेंगे स्टार रेटिंग क्या होता है, इससे ध्यान से देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा कुछ प्रावधान है, यानी कि मानक और लेबलिंग पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के मुख्य प्रावधान है, ये जान लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ आप सभी पढ़ लेंगे। स्टिकर शोइंग द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इज कॉल्ड लेबल, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होते हैं उस पर जो स्टिकर होते हैं क्या शो करते हैं, हमारा एनर्जी एफिशिएंसी को शो करते हैं। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग लेबल टू एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इज कॉल्ड लेबलिंग, यानी कि जो प्रोसेस होता है उस अप्लियंस पे लगाने का उसको कहा जाता है लेबलिंग। स्टिकर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी कंजप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लियंस इज कॉल्ड लेबल, यानी कि जो स्टिकर होते हैं वो एनर्जी एफिशिएंसी के कंजप्शन का हमें जानकारी देता है, उसको कहा जाता है लेबल। और टू रिफ्लेक्ट द एनर्जी एफिशिएंसी इज द लेबल स्टार रेटिंग इज डन, यानी कि जो है टू रिफ्लेक्ट द एनर्जी एफिशिएंसी को दिखाने के लिए इन द लेबल के अंदर स्टार रेटिंग इज डन, यानी कि स्टार रेटिंग दिया जाता है। ठीक है, मानक और लेबलिंग पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रमुख मुख्य प्रावधान क्या क्या है, ध्यान से समझेंगे। द मेन प्रोविजन ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन लेबलिंग आर द फॉलो, यानी कि जो मुख्य प्रावधान है मानक और लेबलिंग ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लेकर के वो निम्नलिखित हैं। ध्यान से समझेंगे कौन कौन से प्रावधान हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले से सूचित उपकरणों के लिए न्यूनतम ऊर्जा खपत तथा कार्य करने के लिए मानक का विकास करना, यानी कि जो पहले से सूचित उपकरण हैं, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो प्री स्पेसिफाइड इक्विपमेंट है उसके लिए न्यूनतम ऊर्जा खपत तथा कार्य करने के लिए मानकों का विकास करना, ये क्या है, यह एक तरह का मेरे दोस्त क्या मैंने आपको बताया प्रावधान है। क्या ये प्रावधान है, प्रावधान पहला प्रावधान क्या है कि जो पहले से सूचित उपकरण हैं उसके लिए उपकरण के लिए न्यूनतम ऊर्जा खपत तथा कार्य करने के लिए मानकों का विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर मिनिमम एनर्जी कंजप्शन एंड परफॉर्मेंस फॉर द प्री स्पेसिफाइड इक्विपमेंट। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो ऐसे उपकरणों का निर्माण, बिक्री एवं आयात पर रोक लगाना जो मानकों के अनुरूप नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि मानक क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी को प्रदर्शित करते हैं। मैंने अपना जो डिवाइस बनाया उसको पालन नहीं किया, यानी कि जो सेट ऑफ प्रोसीजर थे, सेट ऑफ रूल्स थे, उसको फॉलो नहीं किया, तो उस पर क्या होगा कि उस जो मेरा डिवाइस है उस पर बिक्री और आयात करने पर, यानी कि उसके सेल्स पर और इसके इंपोर्ट पर क्या हो जाएगा, उसके इंपोर्ट पर रोक लग जाएगा। क्या हो जाएगा, रोक लग जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, यानी कि प्रोहिबिटिंग द मैन्युफैक्चर सेल एंड इंपोर्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट डज नॉट कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड्स, यानी कि ऐसे उपकरण जो स्टैंडर्ड को मानक को कन्फर्म नहीं करते हैं, यानी कि मानकों के अनुरूप नहीं है, उसके निर्माण पर यानी कि कंस्ट्रक्शन पर, किस पे, कंस्ट्रक्शन पर, और क्या होगा, कंस्ट्रक्शन पर और सेल्स पर और इंपोर्ट पर क्या लग जाएगा, रोक लग जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तीसरा प्रावधान क्या है, जारी किए गए उपकरणों को सक्षम करने के लिए एक अनिवार्य लेबलिंग योजना बनाना तथा उपभोक्ताओं को सूचित करना, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो उपकरण को सक्षम बनाने के लिए, यानी कि जो डिवाइस हमने बनाया उसको सक्षम बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए
उस पर एक अनिवार्य लेबलिंग योजना बनाना चाहिए, यानी कि उसको लेबल चिपकाना चाहिए। लेबल में क्या होना चाहिए, तथा उपभोक्ताओं को सूचित करना चाहिए और जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें सूचित करना चाहिए कि इस लेबल में ये इन्फॉर्मेशन है, इस लेबल में ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ें, इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद लें। इस इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये जो आपका उपकरण है, ये कितनी एनर्जी इफिशियंसी है, यानी कि कितना आपका एनर्जी का कंजप्शन करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। क्रिएटिंग अ मैंडेटरी लेबलिंग स्कीम टू द इनेबल द इक्विपमेंट इशूड एंड इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ताओं को सूचित करना। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। चौथा क्या है, चौथा प्रावधान क्या है, तो उपभोक्ताओं को लाभ के बारे में जानकारी देना, यानी कि आप जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें जो एनर्जी इफिशियंसी है, उसमें जो एनर्जी इफिशियंसी की बात है, एनर्जी इफिशियंसी की जो बात की गई है, एनर्जी इफिशियंसी से क्या फ़ायदा आपका होगा, एनर्जी इफिशियंसी से क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, इस फायदा को बारे किसको बताना है, कंज्यूमर को बताना है। किसके प्रावधान है ये प्रावधान है मानक और लेबलिंग के। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, ये 4 आपके प्रावधान थे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। उम्मीद करता हूँ आपका मानक और लेबलिंग पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने आपको दोबारा से बताता हूँ मानक क्या होते हैं। मानक जो है एनर्जी इफिशियंसी शो करते हैं। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ प्रोसीजर रूल्स होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर उपकरण की क्या करते हैं, एनर्जी इफिशियंसी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एनर्जी इफिशियंसी प्रदर्शित करने के लिए लेबल की आवश्यकता होती है। लेबल क्या होता है, एक तरह की लेबल चिपकाया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, उस पर क्या लिखा होता है, उस पर एनर्जी इफिशियंसी लिखा होता है, यानी कि इस प्रोडक्ट की कितनी एनर्जी इफिशियंसी है, यानी कि इस प्रोडक्ट जो है 1 साल में कितना आपका बिजली का कंजप्शन करेगा, उस पर स्टार रेटिंग दिया गया होता है। अब समझेंगे वो स्टार रेटिंग यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ से समझेंगे स्टार रेटिंग क्या है। स्टार रेटिंग जो है BEE द्वारा शुरू की गई प्रणाली है, यानी कि BEE द्वारा, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा एक शुरू किया सिस्टम है। सिस्टम किस चीज़ का है, जो एयर कंडीशनर जैसे उपकरण की ऊर्जा दक्षता का निर्धारण करती है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए हमारा एसी है, एसी क्या है, हमारा एक उपकरण है, एयर कंडीशनर है, इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, ऊर्जा दक्षता कितना है, ऊर्जा दक्षता कितना है, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण करेगा स्टार रेटिंग। ठीक है, ऊर्जा दक्षता का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा स्टार रेटिंग के द्वारा। स्टार रेटिंग के द्वारा आप सभी जानते हैं, आप सभी ने प्रोडक्ट खरीदा होगा तो सबसे पहले स्टार रेटिंग देखते हैं, कितनी इसकी स्टार रेटिंग है, लोगों ने क्या रिस्पांस दिया है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, वही वाला स्टार रेटिंग है। ध्यान से समझेंगे, उनकी ऊर्जा दक्षता के आधार पर उन्हें 1 से 5 तारों के पैमानों पर रेट किया जाता है, यानी कि कितने कितने स्टार दिए जाएंगे, 5, यानी कि 1 से लेकर के 5 स्टार दिए जाएंगे। मिनिमम 1 स्टार होंगे, मिनिमम बात करें 1 स्टार होंगे, मैक्सिमम कितने स्टार होंगे, 5 स्टार होंगे। अगर बात करें, मैंने आपको बताया कि ऊर्जा दक्षता के आधार पर उन्हें 1 से 5 तारों के पैमाने पर रेट किया जाता है, यानी कि मिनिमम 1 स्टार होंगे और मैक्सिमम 5 स्टार दिए जा सकते हैं। कितने स्टार दिए जाएंगे, मैक्सिमम 5 स्टार दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़ लेंगे दोबारा से। स्टार रेटिंग इज ए सिस्टम, यानी कि स्टार रेटिंग इस तरह का सिस्टम होता है, इंट्रोड्यूस बाय बी, यानी कि बी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, टू डिटरमाइन द एनर्जी इफिशियंसी को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि निर्धारण करने के लिए, ऑफ एन एप्लियंस सच एज एन एयर कंडीशनर, जैसे कि एयर कंडीशनर जैसे उपकरण में एनर्जी इफिशियंसी को निर्धारण करने के लिए BEE द्वारा एक किया गया, शुरू किया गया एक सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे, डिपेंडिंग ऑन द दियर एनर्जी इफिशियंसी, यानी कि ऊर्जा दक्षता के आधार पर क्या किया जाएगा, दे आर रेटेड ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 5 स्टार, यानी कि जो है उन्हें रेटेड किया जाता है ऑन ए स्केल, यानी कि मापदंड पे, कितने मापदंड पे, 1 से 5 स्टार के बीच में उन्हें स्केल किया जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर स्टार रेटिंग 1 स्टार से शुरू होती है, यानी कि स्टार रेटिंग कब से शुरू होगी, 1 स्टार से शुरू होगी। शुरू कितने से स्टार होगी, 1 स्टार से शुरू होगी। 1 स्टार का क्या मतलब है कि इसकी जो ऊर्जा दक्षता है, ऊर्जा दक्षता बहुत कम है। कितनी है, बहुत कम है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है अगर 1 स्टार रेटेड है, उसका मतलब है कि इसमें जो है ऊर्जा दक्षता बहुत कम है, यानी कि एनर्जी का कंजप्शन जो है, एनर्जी का जो कंजप्शन है इसमें बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर वहीं बात करें जो कि कम से कम ऊर्जा कुशल है, यानी कि इसमें एनर्जी इफिशियंसी बहुत कम है और इसीलिए कम से कम पैसे की बचत होती है, यानी कि इसमें क्या होगा, बहुत कम पैसे की बचत होगी, यानी कि इसमें जब एनर्जी आपका ज़्यादा खर्च होगा तो आपका पैसा कम बचेगा। वहीं पे अगर दूसरा तरफ देखें 1 से 5 स्टार, 5 स्टार का क्या मतलब है,
5 स्टार का वहीं इसका अपोजिट हो जाता है। 5 स्टार का मतलब है सबसे ज़्यादा, यानी कि अधिक एफिशिएंसी, अधिक इफिशियंसी। इफिशियंसी और अधिक इफिशियंसी का क्या मतलब है आपका? लो एनर्जी कंजप्शन, लो ENER एनर्जी कंजप्शन, कंजप्शन। इसका क्या मतलब है? जब आपका लो एनर्जी कंजप्शन होगा तो आपके पैसे की बचत होगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टार रेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और है, स्टार रेटिंग रेंज फ्रॉम 1 स्टार, यानी कि 1 स्टार से शुरू होता है, एंड क्या होता है, which is the least energy efficient and therefore the least amount of money saved। ठीक है, 1 स्टार टू 5 स्टार विच इज द मोस्ट एनर्जी इफिशियंट। ठीक है, यानी कि 1 स्टार जो होता है सबसे कम एनर्जी इफिशियंट होता है, 5 स्टार जो है सबसे अधिक एनर्जी इफिशियंट होता है। अगर बात करें एक एनर्जी को स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए BEE के साथ पंजीकरण करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई भी कंपनी है, कौन सी है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है मेरे दोस्त, कंपनी है और क्या कर रही है, वो प्रोडक्ट का, यानी कि वो जो प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, किस चीज़ की, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, तो उसके लिए रेटिंग प्राप्त करने के लिए उससे BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक निर्माता को यानी कि प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए BEE के साथ पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और प्रयोगशालाओं में अपने उत्पादों का परीक्षण करना पड़ता है। यानी कि जब वो रजिस्टर करेगा BEE के साथ, तो BEE वाले क्या करेंगे, इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो लेबोरेटरी में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, उसके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? उसके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के दौरान पता करेंगे कि उसके प्रोडक्ट की इफिशियंसी कितनी है, प्रोडक्ट की इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी ज़्यादा है कि इफिशियंसी कम है। जिस हिसाब से इफिशियंसी रहेगा उस हिसाब से 1 to 5 स्टार के बीच में रेटिंग दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि मैन्युफैक्चरर हैज़ टू रजिस्टर विथ BEE टू गेट द स्टार रेटिंग, यानी कि स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए निर्माता कंपनी को यानी कि प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है एंड गेट इट्स प्रोडक्ट टेस्टेड इन एंड लेबोरेटरीज, और लेबोरेटरीज में अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराना पड़ता है। ठीक है, BEE क्या करता है? BEE मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद उपकरणों पर स्टार रेटिंग चिपका देती है। यानी कि जब उसने टेस्ट कर लिया, यानी कि जब प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो गई, तो प्रोडक्ट पर क्या करेगा, वो स्टार रेटिंग देगा। प्रोडक्ट पर क्या करेगा? स्टार रेटिंग चिपका देगा, यानी कि कितनी स्टार लायक है ये, कितनी, यानी कि एनर्जी इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो स्टार ज़्यादा मिलेंगे, एनर्जी इफिशियंसी कम होगी तो स्टार उसे कम मिलेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब ध्यान देंगे, लेबल में रंग पर प्रकाश डाला जाता है जैसे सितारों की संख्या के माध्यम से ऊर्जा दक्षता स्तरों को इंगित करता है। यानी कि जो लेबल में है, यानी कि जो लेबल चिपकाया हुआ होता है उसमें रंग पर प्रकाश डालते हैं। रंग पे प्रकाश डालने का क्या मतलब है कि जो स्टार, सितारे मतलब स्टार, जो स्टार की संख्या के माध्यम से ऊर्जा दक्षता स्तरों को इंगित करता है। यानी कि इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये है स्टिकर, यानी कि ये जो लेबल है ये है लेबल, ध्यान से समझेंगे, ये है लेबल। अब इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि इसमें क्या लिखा हुआ है, 259 यूनिट पर ईयर। मैंने आपको बताया था इसमें इफिशियंसी लिखी रहती है, यानी कि कितना एनर्जी आपका कंज्यूम करेगा। कितना लिखा हुआ है? 259 यूनिट पर ईयर। कितना लिखा हुआ है? 259 यूनिट पर ईयर। ठीक है, यूनिट पर ईयर। इस हिसाब से इसे रेटिंग कितना दिया गया है? रेटिंग दिया गया है 3। ठीक है, ये देखिए प्रकाश डाला गया है ना, यानी कि इसकी रेटिंग कितनी है? रेटिंग है 3। रेटिंग देखिए कितनी है? 3। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे रेटिंग एक है, एक यहाँ पे एक रेटिंग है, एक यहाँ पे रेटिंग है, यानी कि 1 2 3, ये 4, ये 5। लेकिन जो है प्रकाश कितने तक डाला गया है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ना लेबल में रंग प्रकाश डाला गया, यानी कि रंग पर प्रकाश सितारों की संख्या से। सितारों की संख्या कितनी है? सितारों की संख्या 3 है, यानी कि इसकी रेटिंग कितनी है? 5 में से इसे 3 रेटिंग मिला है। ठीक है, और इसने एनर्जी का कंजप्शन कितना है? 259 यूनिट पर ईयर। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। और देखिए टेबल पीरियड भी दिया गया है, यानी कि ये कब से कब तक मान्य है? 1 जनवरी 2016 से लेके 1 दिसंबर 2018 तक इसका लेबलिंग पीरियड है। अब समझेंगे, कलर इन द लेबल इंडिकेट्स एनर्जी इफिशियंसी लेवल थ्रू द नंबर ऑफ स्टार हाईलाइटेड, यानी कि जो स्टार हाईलाइटेड किए गए हैं, जो स्टार हाईलाइट हैं, इसके थ्रू जो है एनर्जी इफिशियंसी का पता कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, यह जो है कई उत्पादों जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी आदि पर लागू किया जाता है। यानी कि यह जो स्टार रेटिंग है कई प्रोडक्ट्स पे लागू किए जाते हैं, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया,
ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं सभी प्रोडक्ट्स में मोस्टली ये स्टार रेटिंग दिए जाते हैं। यानी कि इट इज आल्सो अप्लाइड टू मेनी प्रोडक्ट्स सच एज रेफ्रिजरेटर, टीवी, ईटीसी। ठीक है, जितने भी आपको प्रोडक्ट ध्यान में आते हैं सारे प्रोडक्ट आप लिख करके आ सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट पे लागू होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्टार रेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से देखेंगे स्टार रेटिंग के लिए उपलब्ध उत्पाद के प्रकार, आपका जो है चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है? स्टार रेटिंग के लिए उपलब्ध प्रोडक्ट के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग, यानी कि स्टार रेटिंग के लिए जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं उनके टाइप। ध्यान से देखेंगे सबसे पहला टाइप कौन सा है? आवासीय उपयोग के लिए उपकरण, यानी कि अप्लायंस फॉर रेसिडेंशियल यूज, इसके लिए घरेलू उत्पाद के लिए, यानी कि आवासीय उपयोग के लिए उपकरण कौन कौन से हैं ध्यान से देखेंगे। एयर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर यानी कि क्लीनर, जो आपका एयर को प्यूरीफाई करता है, एयर को क्लीन करता है। आप सब बहुत सारे घर में आपने देखा होगा एयर प्यूरीफायर लगा हुआ होता है हवा को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या लगा हुआ होता है? उसमें भी आपका स्टार रेटिंग आपका होता है। ठीक है, कपड़े सुखाने वाले, कपड़े सुखाने वाले मतलब क्लॉथ ड्रायर, जो क्लॉथ ड्रायर यानी कि जो कपड़े सुखाने वाले मशीन होते हैं, उपकरण होते हैं, उसमें भी क्या होता है? उसमें भी स्टार रेटिंग के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, कपड़े धोने वाली, यानी कि जो कपड़े धोने वाली चीज़ होती है, यानी कि क्लॉथ जो वाशर होते हैं, उसमें भी स्टार रेटिंग आपका दिया जाता है। डिश वाशर यानी कि बर्तन धुलने के लिए भी इसमें भी आपका स्टार रेटिंग होता है। फ्रीजर की बात करें तो इसमें भी आपका स्टार रेटिंग होता है। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इसमें भी आपका स्टार रेटिंग आपका दिया जाता है। ये थे आपके आवासीय उपयोग के लिए उपकरण, यानी कि जो आवास में यानी कि घर में यूज किए जाते हैं, वो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो व्यावसायिक उपयोग के लिए उपकरण, यानी कि अप्लायंस फॉर कॉमर्शियल यूज, इसके लिए कॉमर्शियल यूज के लिए जो उपकरण है उस चीज़ को आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। तो ध्यान से देखेंगे कौन सा है? वाणिज्यिक खाद्य सेवा उपकरण, यानी कि कॉमर्शियल फूड सर्विस इक्विपमेंट, यानी कि इसमें क्या दिया जाता है? रेटिंग इसमें भी किया जाता है। वाणिज्यिक कॉफ़ी ब्रूअर्स, यानी कि जो कॉफ़ी बनाने वाले यंत्र होते हैं, कॉफ़ी बनाने वाले जो उपकरण होते हैं, उसमें भी क्या होता है? उसमें भी स्टार रेटिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। वाणिज्यिक तवा, यानी कि कॉमर्शियल जो ग्रिडल्स होते हैं आपके, उसमें भी क्या होता है? स्टार रेटिंग दिया जा सकता है। वाणिज्यिक गर्म भोजन रखने के लिए अलमारियां, यानी कि गर्म भोजन के लिए जो रखने के लिए जो कैबिनेट्स होते हैं, उसमें भी क्या होता है? स्टार रेटिंग दिया जाता है। वाणिज्यिक ओवन, यानी कि कॉमर्शियल जो ओवन्स होते हैं, उसमें भी आपके स्टार रेटिंग होते हैं। वाणिज्यिक भाप कुकर, जो आपकी स्टीम कुकर होते हैं, उसमें भी स्टार रेटिंग दिया जा सकता है। वाणिज्यिक बर्फ निर्माता, यानी कि आपने देखा होगा जो आइस मेकर्स होते हैं, बर्फ जो बनाने वाले होते हैं, उसके उपकरण में भी क्या होता है? स्टार रेटिंग दिया जाता है कि इस आपका जो बर्फ बनाने वाली मशीन है, जो आपका उपकरण है, कितना एनर्जी आपका कंज्यूम करेगा। ठीक है, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। कपड़े धोने की मशीन, यानी कि क्लॉथ वॉशर पे फॉर यूज, यानी कि जो आपने एक तो घर में होता है कपड़े धुलने की मशीन, एक होता है कॉमर्शियल यूज के लिए कपड़े धुलने की मशीन, यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि आप पैसे पे करेंगे और फिर वहाँ पे आपको कपड़े धुलने के लिए आपको मशीन जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या होता है? स्टार रेटिंग के लिए इस प्रोडक्ट को भी आपको स्टार रेटिंग आपको इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें स्टार रेटिंग दिए जाते हैं। ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे केबल आपका हो गया, और सैटेलाइट आपका हो गया, दूर संचार सेवा प्रदाता हो गया, कि सेटअप बॉक्स हो गए। यानी कि कहने का क्या मतलब है? आपका केबल हो गया, सैटेलाइट हो गया, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के जो सेटअप बॉक्स होते हैं, और सेटअप बॉक्स हो गया। ठीक है, इस पर आपको स्टार रेटिंग दिया जाता है। कंप्यूटर्स जो हो गए, इस पर भी स्टार रेटिंग मिलते हैं। और तार रहित टेलीफोन जो होते हैं, यानी कि कॉर्डलेस जो टेलीफोन होते हैं, टेलीफोन पे भी स्टार रेटिंग होता है। अगर बात करें MP3 स्पीकर ऑडियो वीडियो उत्पाद है, यानी कि जो आपके MP3 स्पीकर होते हैं, उस पर भी क्या होते हैं? आपके जो उससे भी स्टार रेटिंग दिए जाते हैं। साउंड बार जो होता है, ठीक है, साउंड बार, जो साउंड आपने सुना वो होम थिएटर वगैरह साउंड बार जो होते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है मेरे दोस्त? और उसमें भी जो है स्टार रेटिंग दिए जा सकते हैं। ठीक है, मीडिया प्लेयर स्ट्रीमिंग, मीडिया प्लेयर स्ट्रीमिंग जो होते हैं, उसमें भी स्टार रेटिंग होता है। और टीवी ऑडियो वीडियो उत्पाद, यानी कि टेलीविज़न ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं? स्टार रेटिंग के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने कैटेगरी में स्टार रेटिंग दिया जाता है। और भी कैटेगरियाँ हैं, यानी कि ये मेन मैंने आपके लिख के सामने आया था, जो कि आप इसे याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब ध्यान देंगे 3-4 और कैटेगरी और देख लेंगे जल्दी जल्दी। डेटा केंद्र, यानी कि डेटा सेंटर के लिए आपका डेटा स्टोरेज होता है, और बड़ा नेटवर्क उपकरण होता है, यानी कि लार्ज नेटवर्क इक्विपमेंट होते हैं, और आपके सर्वर होते हैं, इसमें भी क्या होता है? आपके स्टार रेटिंग दिए जाते हैं। ठीक है, और तीसरे बात करें वाटर हीटर, यानी कि आवासीय जो घर में लगाया जाने वाला वाटर हीटर, उसमें भी क्या होता है? स्टार रेटिंग के लिए ये लेबल आपके चिपकाए जाते हैं। ठीक है, कार्यालय में जितने भी ऑफिस जो इक्विपमेंट होते हैं, उसमें कौन कौन से ऑफिस
अगर ऑफिस इक्विपमेंट की बात करें, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप, ये और आपका नोटबुक, टैबलेट और वर्क स्टेशन जितने भी हो गए, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी आपके क्या होते हैं, स्टार रेटिंग आपके दिए जाते हैं। आपका प्रिंटर हो गया यानी कि इमेज प्रोसेसिंग, इमेजिंग उपकरण जो हो गया यानी कि प्रिंटर, प्रिंटर में भी क्या होता है कि आपको उसमें स्टार रेटिंग आपका प्रोडक्ट होता है, स्टार रेटिंग प्रोडक्टेड होते हैं, यानी कि उसमें भी आपको बताया जाता है कितना आपका एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो आपके टोटल चैप्टर में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपको कंप्लीट आपके समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको करा दिया स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ये आपका पूरा हो गया। और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने आपको बताया। और उसके साथ साथ टाइप ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर रेटिंग, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है अवेलेबल रेटिंग के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे कि आवासीय मार्केट मैंने आपको बताया, घरेलू उपयोग के लिए कौन से प्रोडक्ट हैं, और कॉमर्शियल उपयोग के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं स्टार रेटिंग के लिए अवेलेबल। और फिर मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कौन कौन से हैं, फिर मैंने आपको बताया ऑफिस के लिए कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन कौन से हैं, सारे प्रोडक्ट मैंने आपको बताया जो कि स्टार रेटिंग के लिए अवेलेबल थे। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, और जो भी पॉइंट आपके छूट रहे हों या फिर जो भी पॉइंट आपके समझ में ना आया हो वो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, तो वो पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आप सभी स्टूडेंट्स आपसे यही उम्मीद है कि आप लेक्चर को लाइक करेंगे और आप लेक्चर को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और शेयर करना नहीं भूलेंगे, अपना बड़ा भाई छोटा भाई मान करके आप सभी वीडियो को शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड, बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करना पड़ता है PDF तैयार करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आप लेक्चर को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम शुरू करेंगे तीसरे चैप्टर से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।